हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जीएसटी के अंतर्गत जो चैप्टर ले रहे हैं उसका नाम है पूर्ति का अर्थ, अवधारणा एवं क्षेत्र। पूर्ति का अर्थ, अवधारणा एवं क्षेत्र, ये नया चैप्टर आज हम इसके अंदर शुरू कर रहे हैं। स्टूडेंट देखिएगा, यहाँ पर हमें पूर्ति का मीनिंग बताना है, कंसेप्ट बताना है एंड स्कोप ऑफ सप्लाई, ये तीन चीज़ें हम इसके अंदर लेंगे। प्रश्न ये है कि जीएसटी के अंदर जो है वो पूर्ति का अर्थ क्या है। जीएसटी अधिनियम की धारा 9 के कर के उद्ग्रहण एवं संग्रहण के अनुसार जीएसटी तभी लगाया जा सकता है जब माल या सेवा दोनों की पूर्ति हुई है। अतः जीएसटी में कर लगाने का आधार पूर्ति है। पूर्ति दो प्रकार की होती है, माल की पूर्ति और सेवाओं की पूर्ति। अब प्रश्न ये कि माल की पूर्ति में हम किन को शामिल करेंगे। माल की पूर्ति के अंदर हमें इसके अंदर मुद्रा और प्रतिभूतियों में भिन्न प्रत्येक प्रकार की चलायमान जो मूवेबल है उन संपत्तियों से, किंतु इसके अंदर अभियोजन योग्य दावे को हम सम्मिलित नहीं करेंगे, न उसके अंदर फसलें, भूमि से जुड़ी हुई है उसको भी हम इसके अंदर सम्मिलित नहीं करेंगे। तो हम इसके अंदर क्या सम्मिलित करेंगे, इसके अंदर जो है वो हम केवल मुद्रा और प्रतिभूतियों में जो है उनको मूविंग एसेट्स के अंदर जो कन्वर्टेबल है उन्हीं को इसके अंदर शामिल किया जाएगा। दूसरा है इसके अंदर सेवाएं। अब सेवाओं से हमारा क्या आशय है। सेवाओं से आशय है हमारा यहाँ पे माल, धन और प्रतिभूतियों से भिन्न किसी चीज़ से है, किंतु इसमें धन का उपयोग नगद उपयोग या नगद या किसी अन्य रीति से एक करेंसी से अंकित मूल्य का किसी अन्य करेंसी के अंकित मूल्य के उसका परिवर्तन जिसके लिए पृथक से प्रतिफल हो सम्मिलित है, और इसमें संबंधित सभी क्रियाकलाप भी सम्मिलित है। अर्थात इसके अंदर जो क्या किया जा रहा है, जिसके अंदर प्रतिफल हो रहा है एक करेंसी से दूसरी के अंतर्गत जिसके अंकित मूल्य के बराबर जो है हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, वो सेवाएं जो है इसके अंदर सम्मिलित की जाएंगी। अब हम देखेंगे पूर्ति का अर्थ एवं अवधारणा क्या है। पूर्ति का अर्थ, पूर्ति की कोई स्पष्ट परिभाषा हमें नहीं दी गई है। यदि किसी लेन देन में प्रतिफल नहीं है तो भी उसे पूर्ति माना जा सकता है। यदि किसी वस्तु का विनिमय है तो वह भी पूर्ति माना जा सकता है। अर्थात पूर्ति के अंदर देखिएगा हमें अलग से कोई ऐसी परिभाषा नहीं दी गई है, लेकिन यहाँ पर जो स्पष्ट किया गया उसमें पूर्ति का आशय हमारा क्या है। पूर्ति से हमारा आशय है कि किसी भी लेन देन में चाहे प्रतिफल है या नहीं है उसे हम पूर्ति मान सकते हैं, किंतु उसका विनिमय है तो वह माना जाएगा। अर्थात विनिमय का होना आवश्यक है तो ही वह पूर्ति माना जाएगा। पूर्ति में दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है। दो पक्ष इसके अंदर जो है हमारे होंगे पूर्ति के अंदर। पहला पक्ष होगा हमारा पूर्तिकर्ता। पूर्तिकर्ता का अर्थ उस सामान या सेवाओं या दोनों की पूर्ति करने वाले व्यक्ति से है। इसमें एजेंट भी सम्मिलित है, अर्थात जो व्यक्ति माल की सप्लाई कर रहा है, सेवाओं की सप्लाई कर रहा है, वो इसके अंदर सम्मिलित किया जाएगा। दूसरा है प्राप्तकर्ता। प्राप्तकर्ता मतलब रिसीवेबल। अब रिसीवेबल इसके अंदर कौन है। पहला, जहाँ पूर्ति एवं सेवा या दोनों में प्रतिफल दी है वह व्यक्ति जो उस प्रतिफल का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। अर्थात जब पूर्ति या सेवा दोनों में क्या है, प्रतिफल है, कंसिडरेशन है, और जहाँ पे उस प्रतिफल का भुगतान करने के लिए व्यक्ति क्या है, उत्तरदायी है, वह पूर्तिकर्ता माना जाएगा। जहाँ कोई प्रतिफल दे नहीं है तो जिस व्यक्ति को सामान या माल वितरित या उपलब्ध कराया जाता है या जिसके माल या सौंपा जाए या उपभोग के लिए उपलब्ध कराया जाए वह पूर्तिकर्ता में सम्मिलित किया जाएगा। जब प्रतिफल दे नहीं है तो जिस व्यक्ति को क्या कर रहे हैं, सामान या माल हम क्या कर रहे हैं, वितरित कर रहे हैं, उपलब्ध करा रहे हैं, माल को सौंप रहे हैं या उसको उपयोग के लिए उपलब्ध करा रहे हैं, तो वह पूर्तिकर्ता के अंदर सम्मिलित किया जाएगा। तीसरा, जिस व्यक्ति को सेवा प्रदान की जाती है और जिस व्यक्ति को सेवा प्रदान की जाती है और
जहाँ किसी व्यक्ति को सेवा प्रदान की गई है उसे पूर्ति करने के लिए किसी व्यक्ति का संदर्भ पूर्तिकर्ता के रूप में लगाया जाएगा। इसमें एजेंट को भी सम्मिलित किया जाएगा। यहाँ ध्यान रखना हमें कि एजेंट को भी हम उस संदर्भ में सम्मिलित करेंगे जबकि इसके अंदर क्या की जा रही है, सेवा जो है वो प्रदान की जा रही है या सेवा प्रदान की गई है, तो हम उसे पूर्तिकर्ता के अंतर्गत सम्मिलित करेंगे। तो इस प्रकार से देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे को पूर्ति को समझने के लिए आवश्यक है कि पूर्ति से हमारा आशय क्या है और उसके अंदर हम किनको शामिल करेंगे। इसके लिए जो है हमारे दो पक्ष होने आवश्यक हैं। पहले जो है पूर्तिकर्ता और दूसरा जो है हमारा वो कौन सा होना चाहिए, प्राप्त करता, माल या सेवा को जो प्राप्त करने वाला है। और माल और सेवा को प्राप्त करने वाला किस तरह से हो सकता है, जो प्रतिफल के अंतर्गत प्राप्त कर रहा है, जो विनिमय के अंतर्गत या अन्य उपलब्ध कराए गए साधनों से जो प्राप्त कर रहा है, वह इसके अंदर सम्मिलित करा जाएगा। अब इसके बाद हम देखेंगे पूर्ति का क्षेत्र क्या है। पूर्ति का जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत देखिएगा हमें पहले क्या है, पूर्ति की विषय वस्तु क्या है, जो क्या क्या चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड की जा रही हैं वो इसके अंदर सम्मिलित किया जाएगा। दूसरा, बिना प्रतिफल के किए गए कार्यकलाप जिन्हें पूर्ति माना जाए। ऐसा कोई काम है जो बिना प्रतिफल के किया जा रहा है लेकिन हमें उसको क्या करना है, यहाँ पे पूर्ति मानना है। तीसरा है कार्यकलाप जिन्हें माल या सेवाओं की पूर्ति माना जाएगा। ऐसे काम जो जिसके अंतर्गत हमें ये लग रहा है तो हम उन्हें क्या करेंगे, माल या सेवाओं की पूर्ति मानेंगे। कार्यकलाप जिन्हें माल अथवा सेवाओं की पूर्ति न माना जाए, अर्थात ऐसे कार्यकलाप जो कि इसके अंतर्गत लेन देन के अंदर पूर्ति जिसको हम नहीं मान रहे हैं उसको लिया जाएगा। संयुक्त एवं मिश्रित पूर्ति लिया जाएगा। करमुक्त पूर्ति लिया जाएगा। आवश्यक एवं जो है वो आवक एवं जावक पूर्ति लिया जाएगा। और पूर्ति के अन्य प्रकार। तो पूर्ति के क्षेत्र के अंदर हमारे पास में जो है वो ये है जिनको हम पूर्ति के अंदर हम शामिल करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।